So last time we have read about edema and effusions and the difference between edema and effusions and the etiology of edema and effusions. Today our topic is hemodynamic disorders, hemorrhagic disorders and thrombosis. So this is a very important topic regarding causes of bleeding, causes of platelet disorders, causes of hypercoagulation, hypercoagulability, etiology of hypercoagulability. सो इनिशियली बहुत सारी डेफिनेशंस एक्सप्लेन की गई हैं यहाँ पे, मैं सारी रीड आउट नहीं करूँगा, आप उनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और फिर हम लेक्चर्स में अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो उस डेफिनेशंस के रिगार्डिंग कुछ पूछ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हेमरेज की डेफिनेशन है एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू वेसल रप्चर, आई डोंट थिंक सो जिसमें कुछ पढ़ाने वाली बात है। हीमाटोमा, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन टिश्यू, पेटिकिया, परप्यूरा एंड इकाइमोसिस, तीनों की तीनों सुपरफिशियल ब्लीडिंग्स हैं और तीनों के साइजेस में डिफरेंस है। ठीक है, ब्लीडिंग कितनी है कहाँ पे, सिर्फ उसके साइजेस में डिफरेंस है। कितने सेंटीमीटर्स पे है, कितने मिलीमीटर्स पे है। जैसे आप यहाँ पे इकाइमोसिस की एग्जांपल देख लें, अबव 1 to 2 सेंटीमीटर सबक्यूटेनियस हेमाटोमास, ब्रूजेस, राइट। हीमाथोरेक्स, हीमोपेरिकार्डियम, हीमोपेरिटोनियम, ये आपको याद होगा कि मैंने आपको इफ्यूजन्स में इसके बारे में बताया था कि अगर इफ्यूजन जो है, अगर प्लूरा में इफ्यूजन है तो प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे, अगर ब्लड है तो उसे हम हीमोथोरेक्स कह देंगे। मैंने आपको बताया था कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, ठीक है, अगर वहाँ पे फ्लूइड है, ब्लड है, प्योर हीमोपेरिकार्डियम कह देंगे। एसाइटीज़ हैं पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल इफ्यूजन कह देंगे। ब्लड है, हीमोपेरिटोनियम कह देंगे। जॉइंट्स में है, हेमार्थ्रोसिस कह देंगे, राइट। सो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। सुपरफिशियल ब्लीडिंग की, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पेटिकिया, इकाइमोसिस। सुपरफिशियल ब्लीडिंग कहाँ होती है, हेमार्थ्रोसिस कहाँ होता है, ये सारा कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं, कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे हेमार्थ्रोसिस होगा, कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे आपको एकाइमोसिस होगा या परप्यूरा होगा या पेटिकियाएँ होंगे। Causes of hemorrhage, trauma, vascular diseases with rupture, low platelets, coagulopathy, ulcers, trauma, coagulation factors, infarcts, ये सारी hemorrhage की ही causes हैं। Hemorrhagic disorder, hemostasis is precisely orchestrated process involving platelets. Obviously, hemorrhagic जितने भी disorders हैं, क्यों involved हैं platelets and clotting factors? क्योंकि यही तो हैं जो thrombosis करवा रहे हैं। और अगर उसी thrombosis में defect आएगा, उसी जो कोगुलेशन पाथवे है उसमें डिफेक्ट आएगा, अगर इनएक्टिव होंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर इनएक्टिव होंगे प्लेटलेट्स या फिर उन सब की जो कोगुलेशन पाथवे है उसमें कहीं डिसरप्शन है, या वो चीज़ें, वो एंजाइम्स या वो फैक्टर्स जो पाथवे को ठीक तरह से चला रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसका क्या एंड रिजल्ट क्या है? हेमरेज, इन्फार्क्ट्स, एकाइमोसिस। ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। डिफेक्ट्स ऑफ प्राइमरी हेमास्टोसिस, प्लेटलेट डिफेक्ट और वॉन बिली ब्रेन डिजीज ऑफन प्रेजेंट विद स्मॉल ब्लीड्स इन स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन। इन तीनों बातों को आप पढ़ लें, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए। जितने भी प्लेटलेट डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चा, जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमेशा सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट डिसऑर्डर की वजह से जितनी भी ब्लीडिंग होगी वो सुपरफिशियल होगी। फॉर एग्जांपल स्किन ब्लीडिंग हो सकती है, जिंजवा, गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टैक्सिस, ठीक है, आपको पता है एपिस्टैक्सिस का, ठीक है, जो नक्सीर भी कहा जाता है, सब सुपरफिशियल ब्लीडिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी फैक्टोरियल ब्लीडिंग्स होंगी, जितनी भी फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलेटेड ब्लीडिंग्स होंगी, हमेशा डीप ब्लीडिंग्स होंगी, सीरियस ब्लीडिंग्स होंगी, जैसे कि जॉइंट एंड मसल्स, हेमार्थ्रोसिस हमने जैसे पढ़ा, ठीक है। स्किन में है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी कि प्लेटलेट डिसऑर्डर्स की जितनी भी ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल कहाँ होगी? स्किन में, गम्स में, एपिस्टैक्सिस। स्किन में होगी तो क्या होगा? परप्यूरा, एकाइमोसिस, या हमने भी पढ़ा था पेटिकिया।
चलें अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसिस की। यहाँ से हम एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल हेमोस्टेसिस रिजल्ट ऑफ अ सेट वेल रेगुलेटेड प्रोसेस। इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक, क्लॉट फ्री स्टेट रहे। क्लॉट फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि जहाँ हमें क्लॉट की ज़रूरत है वहाँ तो क्लॉट हो, लेकिन वो क्लॉट ज़्यादा देर वहाँ ना बना रहे और वो बाद में कहीं कोगुलोपैथी ना कर दे, हाइपर कोगुलेबिलिटी ना कर दे। ठीक है। और इमीडिएटली कहीं भी एंडोथेलियल डैमेज हो तो प्लेटलेट प्लग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक बना रहे। ठीक है, ये दो फैक्टर्स होने ही चाहिए तो हीमोस्टेबिलिटी रहेगी, हीमोस्टेसिस रहेगा। एंड थ्रोम्बोसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन? एन इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ नॉर्मल हीमोस्टैटिक प्रोसेस सच एज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। देखें, ब्लड क्लॉट अगर बन गया, फॉर एग्जाम्पल एक थ्रोम्बस अगर जनरेट हो गया, तो उसकी वजह से होगा क्या? ब्लीडिंग तो रुक जाएगी। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रोम्बस बनेगा कैसे, और फिर अगर वो बना रहेगा तो उसे हम क्यों कहेंगे कि ये कोगुलोपैथी है जी? अब ये जो कोगुलेशन हुई, जो कि एसेंशियल पार्ट था ब्लीडिंग रोकने का, लेकिन अब हम कह देंगे ये अब नॉर्मल हो गया, अब ये डिजीज्ड है, अब ये पैथोलॉजिकल है। हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल बात थी, बनना चाहिए था, क्योंकि ब्लीडिंग रुकने के लिए बनना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है ब्लीडिंग रोकने के लिए, आपके ख्याल में वो क्या होनी चाहिए? किस चीज़ की अटैचमेंट सबसे पहली होनी चाहिए? देखें जी, सबसे पहले फिजियोलॉजिकली, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं रिकॉल करने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर फिजियोलॉजिकली कहीं भी एंडोथेलियम डिसरप्चर हुआ है, एंडोथेलियल डैमेज हुआ है, ठीक है, डिसरप्शन हुई है, क्या होगा? एंडोथेलियम डैमेज हुई, कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन एक्सपोज होगा। कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन जो है जैसे ही एक्सपोज होगा, हम कहते हैं कि वहां पे प्लेटलेट अटैचमेंट होती है। कोलेजन एक्सपोज क्यों हुआ है? क्योंकि वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंडोथेलियल डैमेज हुआ है। ठीक है, एंडोथेलियम के डैमेज होने की वजह से वेस्कुलर स्मूथ मसल्स डैमेज हुए हैं, राइट? अब ये जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स डैमेज हुए हैं, उसकी वजह से हुआ क्या है? उसकी वजह से कोलेजन एक्सपोज हुआ है। कोलेजन एक्सपोज होना जरूरी है आपके प्लेटलेट अटैचमेंट के लिए, प्लेटलेट को डिटेक्ट करने के लिए कि वेस्कुलर स्मूथ मसल अभी सब डैमेज है और हमें यहाँ पे कंसील्ड ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट प्लग बनाना अब ज़रूरी है। प्लेटलेट प्लग बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ये जो उन्होंने रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन एक स्लाइड में लिखा हुआ है, वेजो कंस्ट्रिक्शन इतनी जल्दी नहीं होती, इट टेक्स टाइम। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो अ प्रोसीजर कि जिसके थ्रू हम रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है। समटाइम्स इसको गलत पढ़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये पैथोलॉजिकल है, ये एक्चुअली पैथोलॉजिकल नहीं है। वेजो कंस्ट्रिक्शन भी एक डेस्परेट अटेम्प्ट है ब्लीडिंग को रोकने की। ठीक है, और क्या चीज़ें होंगी इसके साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक वर्ड पढ़ें, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में। प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या है, हम पीछे जाके देखते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या था। हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्लेटलेट डिफेक्ट्स और वॉन विली ब्रांड डिजीज ऑफन प्रेजेंट्स विद स्मॉल ब्लीड्स और इन स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है और वॉन विली ब्रांड डिजीज की बात क्यों की जा रही है। हीमोफीलियाज हैं, वॉन विली ब्रांड डिजीज इज पार्ट ऑफ इट। व्हाट इज वॉन विली ब्रांड फैक्टर? वॉन विली ब्रांड फैक्टर एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो इटसेल्फ प्लेटलेट्स भी रिलीज करते हैं और एंडोथेलियल सेल्स से भी रिलीज होता है। ठीक है, जब प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं तो वॉन विली ब्रांड डिजीज इटसेल्फ भी सिक्रेट करते हैं। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। दो फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा, अक्सर ये एमसीक्यूज भी आया करते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स में। दो फैक्टर्स हैं जो लिवर नहीं बना रहा, फैक्टर 8 एंड वॉन विली ब्रांड फैक्टर। वॉन विली ब्रांड फैक्टर को अक्सर मैं इस तरह से कहता हूं कि ये एक ग्लू है जो अट्रैक्ट करती है प्लेटलेट्स को कि आओ यहाँ पे प्रॉब्लम है। कैसे कैसे अट्रैक्ट करती है? इट चेंजेस द कंफर्मेशन ऑफ दोज एंडोथेलियल सेल डैमेज। वो जो एक्सपोज्ड कोलेजन था उसकी कंफर्मेशन बदल देगी, वो जो डैमेज था उसकी कंफर्मेशन बदल देगी और इस काबिल बनाएगी प्लेटलेट्स को कि वो वहां पे बाइंड करें। वो कंफर्मेशन जरूरी है उस ब्रिजिंग के लिए जो कोलेजन डैमेज और प्लेटलेट्स में बनना चाहिए। उस ब्रिज के लिए ये दोनों का
इसकी चेंज कन्फर्मेशन की चेंज होना ज़रूरी है। जब ये चेंज हो जाएगा तो एक ब्रिज बन जाएगा। जब वो प्लेटलेट्स वहाँ से गुजर रहे होंगे, नॉर्मली प्लेटलेट्स तो घूम फिर रहे हैं, जब वो गुजर रहे होंगे तो वो देख लेंगे कि यहाँ ये कन्फर्मेशनल चेंज है, यहाँ पे कोलेजन एक्सपोज्ड है, हमें यहाँ अटैच होना है। अगर वो हर जगह ही अटैच होना शुरू हो जाए तो एक डिजीज़ है जिसे अक्सर कहा जाता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। उसमें डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में आपके प्लेटलेट्स फिर भी रहे होते हैं लेकिन वो अटैच नहीं हो रहे होते। एक्चुअली ये कोगुलेशन उल्टा कहा गया है। एक्चुअली इसमें कोगुलेबिलिटी नहीं हो रही होती, इसमें एंटी कोगुलेशन हो रही होती है। ठीक है, हाइपर कोगुलेबिलिटी के बाद एंटी कोगुलेशन शुरू हो जाती है। खैर वो आपका टॉपिक नहीं है, पढ़ना हो तो DIC को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसमें इससे इसी तरह की एक बात हो रही होती है कि इतनी ज़्यादा कोगुलेशन हो जाती है कि प्लेटलेट्स ही घूम फिर नहीं होते। इतनी ज़्यादा कई जगहों पे कोगुलेशन होना शुरू हो जाती है कि एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि एंटी कोगुलेशन शुरू हो चुकी होती है। आपके पास प्लेटलेट ही नहीं बचते कि आप कोगुलेट कर सकें उन जगहों को जहां ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन एक्सपोज हो गया, साइट ऑफ इंजरी आ गई, प्लेटलेट अटैच हो गए। उसके बाद क्या होगा? जब प्लेटलेट अटैच होंगे तो प्लेटलेट एक्टिवेट भी होंगे, फिर ये रिलीज करेंगे अपने कंटेंट को। यहाँ पे आप देखें 3 पे लिखा हुआ है, ये अपने सिक्रेटरी जो वेसिकल्स होंगे उसमें से 2 एजेंट्स को रिलीज करेंगे। 2 एजेंट्स कौन से हैं? ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 आज तक आपने ये सुना होगा कि जब वो प्लेटलेट वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो बाकी प्लेटलेट्स को भी वहाँ पे ग्लू करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। कैसे जोड़ते हैं? इस तरह जोड़ते हैं। ये जो 2 सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज होंगे, ये सरफेस प्रोटीन्स जो प्लेटलेट है उसमें मल्टीपल चेंजेस लाएंगे उसके मेटाबॉलिज्म में, शेप में, सरफेस प्रोटीन्स में। ठीक है, इस ये जो प्रोसेस को कहते हैं, जो मैं अभी वर्ड यूज कर रहा था, प्लेटलेट एक्टिवेशन। अच्छा, ये जो प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी ये न्यू प्लेटलेट्स को भी अडहेयर करेगी। एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा जिसे कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये 2 काम शुरू कब हुए हैं? ये 2 काम शुरू तब हुए हैं जब प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ है। और प्लेटलेट एक्टिवेट कब हुआ है? जब ये आप देख लें ग्रेन्यूल रिलीज हुए हैं, ADP एंड TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2। सबसे पहले वॉन विली ब्रेन फैक्टर आया, प्लेटलेट्स अटैच हुए। वॉन विली ब्रेन फैक्टर एंड फैक्टर 8 हमेशा एंडोथेलियल स्टोर्स होते हैं, इसके एंडोथेलियल में हमेशा स्टोर्ड होते हैं। जैसे ही एंडोथेलियल डैमेज होता है ये खुद ब खुद ही रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये अडहेयर करवाते हैं प्लेटलेट्स को। जैसे ही प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू होगी, प्लेटलेट एक्टिवेशन के बाद, एक्टिवेटेड बाय व्हाट? ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 by the secretory vesicles of platelet itself, which changes the metabolism, surface and shape of proteins of platelets, right? फिर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ओल्ड प्लेटलेट्स न्यू प्लेटलेट्स को जोड़ेंगे अपने साथ। दे ग्लू टुगेदर टू मेक ए प्लेटलेट एग्रीगेशन विच मेक्स एक्चुअली द प्लेटलेट प्लग। यूं आपका प्लेटलेट प्लग बनता है। ठीक है, अच्छा, प्लेटलेट प्लग बन गया, हम कहते हैं जी प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो गई। ठीक है, आप देख लें यहाँ पे आपने प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट प्लग हमने बना लिया। प्लेटलेट प्लग जब बन जाएगा उसके बाद क्या होगा? अगर तो ब्लीडिंग ज़्यादा डैमेज नहीं है और ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है तो प्लेटलेट प्लग इज इनफ। आपको क्लॉटिंग पाथवे को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिब्रिन लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको फिब्रिनोजेन को पुश करने की ज़रूरत नहीं है कि वो फिब्रिन रिलीज करे, आपको थ्रोम्बिन लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लॉटिंग फैक्टर से प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फैक्टर 5 और 8 से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये सब करें। लेकिन अगर ब्लीडिंग बढ़ी हुई है, अगर डैमेज ज़्यादा है, कैसे? एंडोथेलियल इंजरी है, ये ट्राइएड है जो हमें बताती है कि जो थ्रोम्बिस करवाने की रीजंस क्या हैं, थ्रोम्बोसिस करवाने की क्या रीजंस हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस होता है और जिनमें हमें ये लगता है कि यहाँ पे अब फिब्रिन की आने की ज़रूरत है और उस प्लेटलेट प्लग को और स्ट्रॉन्ग करना है हमने, क्योंकि अगर वो प्लेटलेट प्लग जो है स्ट्रॉन्ग ना हुआ तो फिर वो क्या करेगा?
वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और अगर प्लेटलेट प्लग जल्दी चला गया तो फिर तो ब्लीडिंग हो जाएगी, और प्लेटलेट प्लग बहुत देर रहा तो थ्रोम्बोसिस करवा देगा। दोनों ही नुकसान आते हैं। एक टाइम पे उस प्लेटलेट प्लग को चले जाना चाहिए, तो ठीक है, और वहां पे फिब्रिन को आके वहां पे फिब्रिन क्लॉट बना के एक सही मजबूत क्लॉट बनाना चाहिए, ताकि वो जो मजबूत क्लॉट है वो ब्लीडिंग को रोके रखे। तो दो चीजें हो गई, प्लेटलेट प्लग को ज्यादा देर रहेगा, फिब्रिन क्लॉट वहां पे आके उसे स्टेबलाइज कर देगा, और बहुत ज्यादा देर वो स्टेबलाइज्ड रहे, वक्त से पहले तक स्टेबलाइज हो गए, तो फिर तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। और अगर बहुत देर रहे और हम उसे नहीं तोड़ पाए, और अगर बहुत ज़्यादा देर, देखें दो तरीके से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। एक तो बहुत जल्दी फिब्रिन आ गया, और बहुत जल्दी फिब्रिन ने आके, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, इसकी एग्जांपल ले लें कि हार्ट अटैक में जब हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, हम उन्हें ये कह रहे होते हैं कि जी आप 4 से 12 घंटे के बीच में अगर ले आते हैं हमारे पास, तो फिर तो हम इसको इंजेक्शन देने का फायदा था, अब बहुत लेट हो गया। वो क्यों कहते हैं हम? क्योंकि बहुत जल्दी फिब्रिन आके उसे स्टेबलाइज कर चुका होता है। जब फिब्रिन आगे स्टेबलाइज कर देगा और ऊपर से उसके बाद फैक्टर 13 भी आ जाएगा जो उसको और सीमेंट लगा देगा, तो फिर आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज दे के फिब्रिनोलाइटिक्स देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लाइसिस नहीं होता फिब्रिन का। इसलिए आपने एक कच्चे क्लॉट को तोड़ना होता है, ठीक है, स्टेबलाइज करने से पहले ही तोड़ना होता है। सो फिब्रिन क्लॉट जल्दी बने तो भी नुकसानदेह है, फिब्रिन क्लॉट ज्यादा देर स्टेबलाइज्ड रहे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 13 तो भी नुकसानदेह है। प्लेटलेट प्लग बना और वो प्री मेच्योरली टूट गया, वो भी नुकसानदेह है। तो ये सारा एक टाइम स्पैन, हर चीज फिजियोलॉजिकली स्टेप बाय स्टेप अगर होती रहेगी तो फिर ना थ्रोम्बोसिस होगा ना कंसील्ड ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अच्छा, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप होगी? अभी हम पहुंचे थे प्लेटलेट प्लग तक। यहां पे मैं आपको फिर ये जो फैक्टर 13 की मैंने बात छेड़ दी है, तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा चलें ठीक है, प्लेटलेट प्लग बन गया। अगर फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग बढ़ती है, अगर तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर अगले दिन फैक्टर्स आ जाएंगे। जो मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम है, मेटालोप्रोटीएज जिसे कहते हैं, वो प्रोटीनेजेस आएंगे और वो प्लेटलेट प्लग को वॉश अवे कर देंगे, और फिब्रिन वहाँ पे आके उसे स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। वो अगर तो हमें वहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं चाहिए तो मेटालोप्रोटीनेज आके तोड़ देगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर हमें स्टेबलाइज्ड क्लॉट चाहिए तो इन जो प्लेटलेट्स हैं इसमें फिब्रिन आएगा और उन प्लेटलेट्स को सीमेंट की तरह जोड़ देगा, और फिब्रिन जो है वो उस प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज कर देगा। अगर हमें सिर्फ प्लेटलेट प्लग बनाने से ही ब्लीडिंग रुक गई थी तो मेटालोप्रोटीएजेस आएंगे, प्रोटीएजेस आके प्लेटलेट तोड़ देंगे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो जाएगा, वेस्कुलर जो इंजरी हुई थी वो हील हो जाएगी। लेकिन वो हील नहीं हुई और मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है, और अगला दिन आ गया और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम गुजर गया है और वो हील नहीं हो रहा, फिर फिब्रिन एक्टिवेट होगा, फिर आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट जरूर होंगे, ठीक है। ऑन सब्सिक्वेंट डे आपको एक दिन के अंदर अंदर ही आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि फिब्रिन आ गया है और वो अब सीमेंट कर रहा है उन प्लेटलेट को जो इनिशियली बने थे। सो जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है वो हमेशा प्लेटलेट्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वॉन विली ब्रेन डिजीज। ये मैं तफसील से इसलिए बताना चाहता था क्योंकि आगे जितनी भी मैं थ्रोम्बोसिस की रीजंस बताऊंगा वो सारी इन्हीं पे ही मैटर कर रही होंगी, ठीक है, वो इन्हीं पे ही बेस कर रही होंगी। अच्छा, अब तो फिब्रिन आ गया, फिब्रिन ने क्लॉट, तो सबसे पहले इस फिब्रिन को स्टेबलाइज करने के लिए, फिब्रिन इनिशियली लूज फिब्रिन कहलाता है, इसको स्टेबलाइज फिब्रिन कराने के लिए हमेशा एक स्टेबलाइजर आता है, ठीक है। प्लेटलेट प्लग बना, उस प्लग को मजबूत करने के लिए एक क्रिएटर आया जिसे हम कहेंगे फिब्रिन, जो फिब्रिनोजेन से बना। किसकी हेल्प से? थ्रोम्बिन की हेल्प से, ठीक है। थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनाया। ये जो फिब्रिन बना ये लूज फिब्रिन है, ये सीमेंट तो कर रहा है प्लेटलेट्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे अभी भी फिब्रिन। उस प्लग को, उस फिब्रिन को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर आएगा जिसे कहेंगे फैक्टर 13, लूज फिब्रिन को स्टेबलाइज्ड फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये क्लॉटिंग पाथवे का हिस्सा है, ठीक है। फिर जब वो
पक्का फिब्रिन बनेगा। अब ये प्लग बहुत पक्का प्लग है, ठीक है। और अब अगर ये प्लग ना टूटा, अब अगर ये फिब्रिन क्लॉट ना टूटा, तो फिर थ्रोम्बोसिस होगा, फिर बड़ा प्रॉब्लम है, फिर हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी, फिर कोगुलोपैथी होगी। अब ये बहुत पक्का, इसको तोड़ने के लिए नेचुरली अल्लाह की तरफ से फिर क्या चीज़ आती है, फिर एक डिस्टेबलाइजर आता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉयर। हमने इस तरह से याद किया था, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक क्रिएटर है जो फिब्रिन है, फिर एक स्टेबलाइजर है फैक्टर 13, फिर एक डिस्ट्रॉयर है। वो डिस्ट्रॉयर क्या है, वो प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बनेगा। वो जो प्लाज्मिन बनेगा वो विद द हेल्प ऑफ फिब्रिनोजेन बनता है बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो वो जो प्लाज्मिन बनेगा वो फिर इस फिब्रिन क्लॉट को तोड़ सकता है। तो फिर जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होती है, जिसे हम कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग, वो एक्चुअली फिब्रिनोलाइटिक होती है, फिब्रिनोलाइसिस करवाने के लिए, ठीक है। तो हम वो फिब्रिनोलाइटिक तब देना चाहते हैं जब स्टेबलाइजर अभी नहीं आया। अगर स्टेबलाइजर आ गया, फैक्टर 13 आ गया, तो फिर फिब्रिनोलाइटिक देने का कोई फायदा नहीं होता। फिर अब हम कहते हैं कि देर हो गई है जी, अब स्ट्रेप्टोकाइनेज देने का कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो गई, अब एल्टीप्लेज देने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था क्लॉट फॉर्मेशन का। यहाँ पे अब आपने ये जितनी बातें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, टिश्यू फैक्टर, ये जितने भी बातें हो रही हैं टिश्यू फैक्टर की और ये कॉम्प्लेक्स की, फॉस्फोलिपिड की, ये एक्चुअली पैथवेज की बातें हो रही हैं, ये फिजियोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप पैथवे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो टिश्यू फैक्टर होता है ये एक्सट्रिंसिक पैथवे का इनिशिएटर है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पैथवे, जब एक्सट्रिंसिक पैथवे उस वक्त एक्टिवेट होता है जब वेसल डैमेज होती है, सब एंडोथेलियल सेल्स एक्सपोज होते हैं ब्लड पे, फिर टिश्यू फैक्टर होता है जो 7 को 7A में कन्वर्ट करता है और एक्सट्रिंसिक पैथवे इनिशिएट करता है। ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टिश्यू फैक्टर वर्ड लिखा हुआ है तो आप कहीं परेशान ना हो जाइएगा, ठीक है। टिश्यू फैक्टर एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है। इंट्रिंसिक को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक्सपोज्ड कोलेजन ही जरूरी है, ठीक है। वो जो कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, सिर्फ वो एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन एक्सट्रिंसिक पैथवे ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा हमें टिश्यू फैक्टर रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि वो फैक्टर 7 को फैक्टर 7A में कन्वर्ट करवाता है और फिर एक्सट्रिंसिक पैथवे शुरू होता है। एक्सट्रिंसिक पैथवे बहुत इंपॉर्टेंट पैथवे नहीं होता। अगर एक्सट्रिंसिक पैथवे किसी वजह से नहीं भी हो रहा हो तो इंट्रिंसिक पैथवे में ये एबिलिटी है कि वो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है पॉजिटिव फीडबैक से। अगर एक्सट्रिंसिक पैथवे किसी वजह से नहीं भी हो रहा, टिश्यू फैक्टर रिलीज नहीं भी हो रहा, तो भी प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता रहता है विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक पैथवे। और इंट्रिंसिक पैथवे के दो एडेड फैक्टर्स हैं जो उसको वापस चलाते रहते हैं, वो फैक्टर 5 और फैक्टर 8 हैं। ये बातें शायद बहुत अच्छे से आप समझेंगे उस वक्त जब आप हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे, मेडिसिन जब पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आप दोबारा पढ़ेंगे, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद एक फिब्रिन क्लॉट बनेगा एंड फिर वहाँ पे एक थ्रोम्बस बन जाएगा और ब्लीडिंग को रोक देगा। अच्छा जी, क्या चीज़ें हैं जो थ्रोम्बोसिस करवाती हैं। अब हम आते हैं इस तरफ। अब हमें पता चल गया थ्रोम्बस कैसे बनता है, राइट, हमें पता चल गया। अब हमने ये जानना है कि ये थ्रोम्बस हमारे लिए एबनॉर्मल कैसे हो जाता है। इसे हम ये क्यों कहते हैं कि ये कोगुलोपैथी हो गई है, ठीक है। 3 चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो थ्रोम्बोसिस करवा सकती हैं, जिससे थ्रोम्बस बनता है एंड बाद में थ्रोम्बोसिस में एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, ठीक है। वो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी हो सकता है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, या एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। अच्छा, ये एबनॉर्मल ब्लड फ्लो कैसे होगा? एंडोथेलियल इंटेग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नो डेट इंजरी टू एंडोथेलियल सेल्स कैन अफेक्ट लोकल ब्लड फ्लो, राइट। आप ये एरोज देख लें कि एंडोथेलियल इंजरी एबनॉर्मल ब्लड फ्लो भी करवा सकती है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो एंडोथेलियल इंजरी भी करवा सकता है। ये कैसे होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, उसकी वजह से जो थ्रोम्बस बनेगा वो एबनॉर्मल कर देगा वहाँ पे लोकलाइज्ड ब्लड फ्लो को, और उसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी। या फिर एंडोथेलियल इंजरी होगी और थ्रोम्बस बनेगा एंड फिर वो ब्लड फ्लो को ख़राब कर देगा। दोनों काम हो सकते हैं। और इसकी वजह से अगर वो थ्रोम्बस ना टूटा और ब्लड स्टेसिस रहा तो उसकी वजह से हाइपरकोगुलेबिलिटी भी हो सकती है।
एबनॉर्मल ब्लड फ्लो एक और तरीके से भी हाइपरकॉग्युबल हो सकता है, थ्रोम्बोसिस करवा सकता है। कैसे? स्टेसिस की वजह से, टर्ब्यूलेंस की वजह से। अच्छा, वो आगे डिस्कस करते हैं, मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। एंडोथेलियल इंजरी का क्या मतलब है? एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, टिश्यू डैमेज, ये एंडोथेलियल इंजरी करवा सकते हैं। इंक्रीज्ड प्रेशर जो है आपकी आर्टरीज में, वो भी एंडोथेलियल इंजरी करवा सकता है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है आपकी स्मूथ वेस्कुलर वॉल। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो स्मूथ वेस्कुलर वॉल डैमेज हो जाएगी, विच रिजल्ट्स इन एंडोथेलियल इंजरी। स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो एंड टर्बुलेंस एंड स्टेसिस, जो उसमें आ रहा था ना एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, वो पॉइंट मैं वहाँ इसलिए नहीं समझाना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे आपको वो पॉइंट बेहतर समझ आएगा, क्योंकि यहाँ वो वर्ड्स यूज हैं जो एक्चुअली समझाने के काबिल है। मोर कॉमनली ए प्रॉब्लम ऑन द वेनस साइड लीडिंग टू वेनस थ्रोम्बोसिस कैन अकर इन द हार्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन। वेनस थ्रोम्बोसिस, जो वेनस थ्रोम्बोसिस होता है वो ओक्लूसिव होता है, वो बहुत सीवियर थ्रोम्बस होता है। और वेनस थ्रोम्बोसिस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्बोलाई की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। इसलिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप हमेशा मेडिसिन में पढ़ते रहेंगे, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब ये 2-3 टॉपिक्स हैं, ये सारे वेनस थ्रोम्बस पे ही बेस करते हैं, ठीक है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ये है कि हमेशा टांगों में डीप वेन्स में थ्रोम्बस जनरेट होने का खतरा होता है, हमेशा, सुपरफिशियल में नहीं, डीप में। इसलिए बेशुमार पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी, बेड रिडन पेशेंट्स, बेशुमार एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया के पेशेंट्स डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के बाद हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। वो कौन सी एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया है, इस लेक्चर में आगे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। एट्रियल फिब्रिलेशन और इंफाक्शन। एट्रियल फिब्रिलेशन और इंफाक्शन, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की हमने बात करनी थी, तो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो क्या है? एबनॉर्मल ब्लड फ्लो ये है बच्चा कि अगर किसी भी वजह से एट्रिया सही तरह से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक हो के सिस्टली नहीं करवा पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं पहुंचा रहा, और अब लेफ्ट एट्रिया में इतनी प्रॉब्लम है कि वो एक तरह पूरा एट्रिया मिल के एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, एट्रिया टूट गया है, एट्रिया में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आना था जिसने एक साथ सारे एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, अब वो नहीं करवा पा रहा। अब एट्रिया में छोटे छोटे फोकाए बन गए हैं और वो मल्टीपल टाइम्स पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कभी एट्रिया का कोई हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। तो एट्रिया के जो छोटे छोटे फोकाए हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देना शुरू हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने एसए नोड की जगह संभाल ली है जिसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स देना था। अब यूं समझें कि एट्रिया में छोटे छोटे एसए नोड बन गए हैं जो एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दे रहे लेफ्ट एट्रियम को। जब एक टाइम पे लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्यों, तो आपको क्या लगता है कि पूरा ब्लड उस कॉन्ट्रैक्शन में, उस सिस्टली में लेफ्ट वेंट्रिकल में जा सकेगा? नहीं, क्योंकि पूरा एट्रिया एट द सेम टाइम सिंक्रोनाइज्ड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। एट्रिया मल्टीपल टाइम्स में थोड़े थोड़े हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो ब्लड को नहीं फेंक पा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो थोड़ा सा ब्लड वहां हमेशा हर कॉन्ट्रैक्शन पे रह जाएगा, हर सिस्टली पे रह जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में हम इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है और हर बीट के बाद थोड़ा सा ब्लड रह जाता है और फिर वो पीछे से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में चला जाता है। एग्जैक्टली एट्रियल फिब्रिलेशन में भी यही पैथोलॉजी है, थोड़ा सा ब्लड रह जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ठीक नहीं हुई। बिकॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन आपको फिब्रिलेटरी वेव्स मिलेंगी, इसलिए इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, क्योंकि ईसीजी पे आपको फिब्रिलेटरी वेव्स मिलती हैं। आप एट्रियल फिब्रिलेशन को गूगल कीजिएगा, उसकी ईसीजी देखिएगा तो आपको नजर आएगा वहां पे फिब्रिलेटरी वेव्स मिलेंगी आपको ईसीजी पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। तो फिर ब्लड वहां रुक जाएगा, इससे भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, लेकिन वो हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन से जब ब्लड वहां रुकेगा तो क्या होगा? ब्लड रुकने की वजह से वहां पे क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, स्टेसिस शुरू हो जाएगा। ब्लड स्टेसिस जब शुरू होगा, क्लॉटिंग जब शुरू होगी, जब क्लॉट्स बनना शुरू होंगे, तो वहां पे थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। ये जो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है ये स्टेसिस करवा रहा है, और ये जो स्टेसिस है फिर ये बहुत सारे थ्रोम्बस बना देगा, और ये थ्रोम्बस मल्टीपल जगहों पे जाके
मल्टीपल जगहों पे जाके लॉज हो जाएंगे, और लॉज होने की वजह से फिर क्या होगा, ये लॉज थ्रोम्बस जो है ये एंडोथेलियल इंजरीज करवाएंगे मल्टीपल आर्टरीज में एंड वेन्स में। एट्रियल फिब्रिलेशन की दैट इज वाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन स्ट्रोक है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है, क्योंकि वही क्लॉट, वही स्टेसिस ऑफ ब्लड की वजह से जो क्लॉट था वो आपके ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, वो जब सेरिब्रल वेजल्स में जाएगा, जब सेरिब्रल वेजल्स में जाएगा तो वहाँ जाके कहीं भी क्लॉट जो है वो लॉज हो जाएगा और डिसरप्शन करवाएगा, एंडोथेलियल डैमेज करवाएगा, और आपको मे बी TIA, और अगर बड़ी आर्टरी इन्वॉल्व है तो प्रॉपर स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये टर्बुलेंस एंड स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी ऑलमोस्ट यही एक्चुअली मतलब है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। डिसरप्ट नॉर्मल लेमिनर फ्लो एंड ब्रिंग प्लेटलेट्स इन कांटेक्ट विद एंडोथेलियम। टर्बुलेंस एंड स्टेसिस की बात हो रही है। प्रिवेंट डाइल्यूशन ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर। स्टेसिस होता क्या है? स्टेसिस ये होता है डाइल्यूशन नहीं करवा रहा अब एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, ठीक है, अब वो क्लॉटिंग फैक्टर्स टूट नहीं रहे। रिटार्ड द इनफ्लो ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स एंड परमिट थ्रोम्बाई। क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स कौन से थे? 3 क्लॉटिंग फैक्टर्स इनहिबिटर्स हैं, 3 एंटीकोगुलेशन पाथवेज हैं हमारे अंदर बॉडी में। और फिर एक की बात भी मैंने आपसे की, कौन सा? मेटालोप्रोटीएज। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका प्लेटलेट प्लग को एक सर्टेन टाइम पे जब वो हील हो जाता है उसे तोड़ देता है। ये ना हो कि बाद में वो थ्रोम्बस बन जाए और फिर वहाँ पे एक प्रॉपर एथरोस्क्लेरोसिस करवा दे। इसलिए स्टेसिस एंड टर्बुलेंस जो है ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आपके सारे फिजियोलॉजिकल पाथवेज आराम से चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। आपकी जो 3 पाथवेज हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, बड़ी लंबी हो जाएगी बात। 3 पाथवेज हैं आपके कि जिनके थ्रू आपकी एंटीकोगुलेशन होती है। एक की बात मैंने आपसे की, एक एंजाइम की बात कि प्लेटेलोप्रोटीएज आपका प्लेटलेट प्लग तोड़ देता है, ठीक है, एक टाइम पे आके, ताकि प्रॉब्लम ना जनरेट हो। और 3 और पाथवेज हैं जो आपके प्रॉपर जो प्लग जिसमें फिब्रिन भी होगा उसको भी तोड़ देते हैं, और उनका होना जरूरी है। हाइपरकोग्युबिलिटी क्या है? वो प्लग, वो क्लॉट अब नहीं टूट रहा, अब उसे हम कहेंगे कि वो अब हाइपरकोग्युबिलिटी स्टेट है, क्योंकि अब वो कोगुलेशन जो है वो अब नॉर्मल हो गई है। फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशन में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सारा आप हेमाटोलॉजी मेडिसिन में भी पढ़ेंगे, लेकिन पैथोलॉजी की हद तक मैं आपको बता देता हूँ। इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कॉज ऑफ हाइपरकोग्युबिलिटी। इनहेरिटेड, प्लीज रिमेंबर, इट इज रेजिस्टेंट टू द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड प्रोटीन सी। एक्टिवेटेड प्रोटीन सी का इफेक्ट है क्या जी? एक्टिवेटेड प्रोटीन सी जो है इसका इफेक्ट है जो 3 फैक्टर्स हैं दैट अपोज द क्लॉट फॉर्मेशन फिजियोलॉजिकली इन आवर बॉडी, जो क्लॉट फॉर्मेशन को अपोज करते हैं, जो क्लॉट फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लॉट्स को बनने नहीं देते, जो थ्रोम्बस नहीं होने देते, जो हमारी बॉडी में हाइपरकोग्युबिलिटी नहीं होने देते। 3 पैथवेज हैं। एक टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर है, ठीक है, एक थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोडुलिन पाथवे है, ठीक है, एक एंडोथ्रोम्बिन 3 पाथवे है। अच्छा, इसमें कुछ पाथवेज ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन सी जो है वो क्या है, मैं जल्दी जल्दी से पाथवे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको ये पढ़ना हो पाथवे सही से, तो आप ये हेमाटोलॉजी मेडिसिन में पढ़ लेंगे। अगर आपने अभी पढ़ना हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। थ्रोम्बिन इटसेल्फ, थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन वो चीज़ है जो फिब्रिन को, जो फिब्रिनोजिन से फिब्रिन रिलीज करवाता है, विच हेल्प्स टू स्टेबलाइज आवर क्लॉट। तो अगर हम थ्रोम्बिन को रोक दें तो फिब्रिन नहीं बनेगा, और अगर फिब्रिन नहीं बनेगा तो क्लॉट स्टेबलाइज नहीं होगा। क्लॉट स्टेबलाइज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्लॉट बनेगा ही नहीं, क्लॉट फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो फिर इसका क्या मतलब है? हम एंटीकोगुलेशन करवा देंगे। तो ये 3 एंटीकोगुलेंट पाथवेज हैं जो नेचुरली आपकी बॉडी में मौजूद है। तो फिर अगर हम थ्रोम्बिन को रोक दें तो थ्रोम्बिन को रोकने के 2 तरीके हैं, 2 प्रोसीजर्स हैं, 2 पाथवेज हैं। एक पाथवे ये भी है फैक्टर 5 जो है, ये मैं इसी की फैक्टर 5 लेडिन म्यूटेशन समझाने लगा हूं आपको। अगर हम थ्रोम्बिन को रोक दें, कैसे? एक पाथवे अल्लाह की तरफ से कि थ्रोम्बिन जो है, सर्कुलेटिंग थ्रोम्बिन जो है, वो एक एंडोथेलियल रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोमोड्यूलिन, ठीक है। थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो है वो इसको अटैच करवाता है एक पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन से नेम्ड एज प्रोटीन सी।
ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें एक्टिवेटेड प्रोटीन सी की नाम, क्या हुआ, थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन के साथ अटैच हुआ, ठीक है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन ने थ्रोम्बिन को एक्सपोज किया एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या अटैच कर दिया प्रोटीन सी के साथ। प्रोटीन सी क्या करेगा, थ्रोम्बिन के जितने फंक्शंस हैं रोक देगा, बंद कर देगा। अब थ्रोम्बिन के अगर फंक्शन बंद हो गए तो थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या था, उसने फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाना था। अगर फिब्रिनोजन से फिब्रिन ना बना तो फिर क्या होगा, क्लॉट ही नहीं बनेगा, क्लॉट फॉर्मेशन। तो इस तरह आप एंटीकोगुलेशन करवाते हैं, इस तरह अल्लाह की तरफ से आपकी बॉडी थ्रोम्बोसिस होने से आपको रोकती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ उन्हें लिखा हुआ है अगर आप में फैक्टर 5 लीडिन म्यूटेशन हुई तो आप कभी भी प्रोटीन सी को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, और अगर एक्टिवेटेड प्रोटीन सी आपके पास नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं। फिर क्या फायदा है, अगर प्रोटीन सी नहीं है तो थ्रोम्बिन डीएक्टिवेट हो ही नहीं सकता, और अगर थ्रोम्बिन डीएक्टिवेट नहीं होगा थ्रोम्बोसिस होगा, हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी। तो ये एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया है, एक्वायर्ड जो हमें इनहेरिटेड है, हमें उसकी वजह से थ्रोम्बोफिलिया हो रहा है या हाइपरकोगुलेबिलिटी हो रही है, बिकॉज हम क्लॉट फॉर्मेशन नहीं रोक पा रहे क्योंकि हमारे पास एक्टिवेटेड प्रोटीन सी नहीं है। लैक ऑफ प्रोटीन एस, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, इसके बारे में ज्यादा, प्रोटीन सी के बारे में जितना आपने जाना है प्रोटीन एस का ऑलमोस्ट वही फंक्शन है। अच्छा, एंटीथ्रोम्बिन 3 बात करने वाला है। एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या है, एंटीथ्रोम्बिन 3 ऑलमोस्ट एल्ब्यूमिन के साइज का एक प्लाज्मा प्रोटीन है। जब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो एंटीथ्रोम्बिन 3 भी आपसे एक्सक्रीट आउट हो जाता है, आपसे लूज हो जाता है, आप लूज करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता क्या है कि आप होल्ड ऑन नहीं कर सकते प्लाज्मा प्रोटीन्स के, ठीक है, आप रिलीज कर देते हैं सारे प्रोटीन्स, आपकी किडनी रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती सारा एल्ब्यूमिन, तो साथ प्रोटीन 3 एंटीथ्रोम्बिन जो 3 है ना वो भी नहीं रीअब्सॉर्ब हो पा रहा, तो यू आर लूजिंग योर एंटीथ्रोम्बिन 3, एंड एंटीथ्रोम्बिन 3 इज एन अदर पाथवे which deactivates what, your thrombin with the help of activated heparin। देखिए ये जो मैं आपको पैथवेज बता रहा हूँ ना, इनको एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सुने कि किस तरह से नेचुरली हमारे पैथवेज हाइपरकोगुलेबिलिटी रोकते हैं, और अगर यही पैथवेज डिसरप्ट हो जाए तो फिर हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि नॉर्मली ये होना था कि एंटीथ्रोम्बिन 3 ने थ्रोम्बिन पकड़ना था, थ्रोम्बिन को एक्सपोज करना था हेपरिन से, हेपरिन ने एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन के साथ अटैच करके थ्रोम्बिन को डीएक्टिवेट कर देना था। और भी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत कम बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कम बुक्स में, कि ये सिर्फ और सिर्फ जब एंटीथ्रोम्बिन 3 से हेपरिन मिलती है और फिर हेपरिन जब एक्टिवेट कर देती है एंटीथ्रोम्बिन 3 को, तो एंटीथ्रोम्बिन 3 ना सिर्फ थ्रोम्बिन को डीएक्टिवेट करता है, बल्कि कुछ बुक्स में लिखा है कि वो फैक्टर 9, 10 और कुछ और जो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 9, 10 मोस्टली इनको भी डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपकी क्या हो रहा है, आपकी क्लॉट फॉर्मेशन स्टॉप हो रही है, आपकी हाइपरकोगुलेबिलिटी रुक रही है। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, एंटीथ्रोम्बिन 3 हमारे पास नहीं है, एंटीथ्रोम्बिन 3 हमारे पास नहीं है तो हेपरिन कैसे एक्टिवेट करेगा एंटीथ्रोम्बिन 3 को। एंटीथ्रोम्बिन 3 हमारे पास एक्टिवेटेड ना हुआ विद द हेल्प ऑफ हेपरिन, तो फिर ना थ्रोम्बिन रुक पाएगा, ना फैक्टर 9 रुक पाएगा, ना 10 रुक पाएगा। उससे क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि पाथवे डिस्टर्ब नहीं होगा, क्लॉटिंग पाथवे चलता रहेगा और क्लॉट बनता रहेगा until it causes the hypercoagulability and thrombosis। Lupus anticoagulant with lupus erythematosus, इसमें देखें is associated with arterial venous thrombosis and recurrent abortion। lupus anticoagulant pathways में भी coagulation होती है, उसमें भी इन्हीं pathways की disruption होती है। ये word है lupus anticoagulant, इसको बस नाम एंटीकोगुलेंट रख दिया है, जैसे मैंने आपको कहा था डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, एक्चुअली डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में एंटीकोगुलेशन हो रही है, लेकिन नाम उसका डिसेमिनेटेड कोगुलेशन है, लेकिन उसमें एक्चुअली एंटीकोगुलेशन हो रही है, क्योंकि इतनी कोगुलेशन हो जाएगी कि आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्लेटलेट्स नहीं बचेंगे कोगुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली लूपस एंटीकोगुलेंट में भी एंटीकोगुलेशन नहीं हो रही है, एक्चुअली इसमें कोगुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है कि हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाएगी। ये एंटीकोगुलेंट नहीं है एक्चुअली, सिर्फ नाम इसका ये है लूपस एंटीकोगुलेंट, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। लूपस एंटीकोगुलेंट में ये पैथवेज की डिसरप्शन होगी,
ठीक है। ये पाथवेज की जब इसमें कहा जाता है कि फैक्टर 5 और फैक्टर 8 में प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, तो लूपस एंटीकोगुलेंट में एक्चुअली हाइपरकोगुबिलिटी होगी और उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन स्टॉप नहीं होगी और जगह जगह थ्रोम्बस बन जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, वेनस थ्रोम्बोसिस होगा, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा। अच्छा, ये क्या है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये भी मैं आगे बताता हूँ। ओसीपीज, ओसीपीज का काम क्या है, ओसीपीज फैक्टर 5 को फैक्टर 5 पे इफेक्ट करते हैं, और अगर ओसीपीज फैक्टर 5 जो है उसको इफेक्ट कर दे तो उसकी वजह से आपका फैक्टर 5 एक्टिवेट नहीं होगा, और फैक्टर 5 अगर एक्टिवेट नहीं हुआ, फैक्टर 5 जो है उसकी इनहिबिशन से रोकते हैं। अगर एक्टिवेटेड प्रोटीन सी जो है, एक्चुअली वो करता क्या है, मैं वो बताने से रुक रहा था, लेकिन चलें अब यहाँ बताना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैंने आपको ओसीपीज का फंक्शन बताना है तो ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, अच्छा चलो बता देता हूँ। एक्टिवेटेड प्रोटीन सी में ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो फैक्टर 5 एंड फैक्टर 5 ए, जो एक्टिवेटेड प्रोटीन सी है वो इनिबिट करता है इनको। जब थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन से मिला, थ्रोम्बोमोड्यूलिन से मिल के उसने एक्टिवेटेड प्रोटीन सी को एक्टिवेट किया, प्रोटीन सी जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद वो इनिबिट करता है दो फैक्टर्स को, दो फैक्टर्स वो जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं यहाँ पे क्लॉटिंग पाथवे को, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ओसीपीज एक्चुअली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है वो आपके प्रोटीन सी को डीएक्टिवेट करती है। अगर आपका प्रोटीन सी डीएक्टिवेट होगा तो प्रोटीन 5 और 8 जो हैं वो एक्टिवेटेड ही रहेंगे, और अगर वो एक्टिवेटेड रहे तो क्लॉट बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा अनटिल के हाइपरकोगुबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस बातें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा, हेमाटोलॉजी में आपकी बातें पढ़ लेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट। थ्रोम्बाई में डेवलप एनीवेयर इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बट स्टेसिस इज अ मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ वेनस थ्रोम्बाई। हमने ये सारी बातें कर ली थी। इफेक्ट्स ऑफ थ्रोम्बाई क्या होती हैं, एक्लूजन हो सकता है, एक वेनस एक्लूजन इज वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इस्कीमिया इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो ऑब्वियसली इस्कीमिया होगा, और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ा रहा तो फिर क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी इस्कीमिया होगा, कोरोनरी आर्टरी इस्कीमिया हुआ तो क्या हुआ, मस्कुलर इन्फेक्शन होगा, चाहे वो कार्डियक मसल हो चाहे वो पेरेंकाइमल डैमेज हो किसी भी ऑर्गन का। लाइंस ऑफ ज़ेन, इसको पढ़ लीजिएगा, ये मॉर्फोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपके प्लग की, आपके क्लॉट फॉर्मेशन की, कि अल्टरनेटिंग पेल लेयर्स ऑफ प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन विद डार्कर लेयर्स ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज बीच में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। आरबीसीज अक्सर इस क्लॉट के बीच में फंसे हुए होते हैं, अगर वो आप मॉर्फोलॉजिकली देखें तो वो आपको ऐसे नजर आते हैं, ठीक है। ये जो आपको बीच में पेल लाइंस नजर आ रही हैं, ये क्या है, हमने भी पढ़ा, प्लेटलेट्स हैं एंड फिब्रिन है, और उसके बीच में जो रेड रेड है ये ब्लड क्लॉट्स हैं जो बीच में फंसे हुए हैं। कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बस, ये सारी पिक्चर्स आप देख लीजिएगा कि थ्रोम्बाई किस तरह से होते हैं। वेनस थ्रोम्बोसिस क्या है, पहले लेक्चर बहुत लंबा हो गया तो मैं इसको जल्दी जल्दी समअप करूँगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी थे आपको समझाने के लिए। आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा सुन लीजिएगा, या 1-2 दफ़ा तो एटलीस्ट सुन लीजिएगा, जहाँ पे आपको पाथवे समझ ना आ रहा हो आप विकीपीडिया पे या अपनी जो बुक है उस पर देख लीजिएगा, उस पर पाथवेज एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। हेमाटोलॉजी सेक्शन में चला जाइएगा, हेमाटोलॉजी सेक्शन में जाके उस पाथवेज को देख लीजिएगा, जो मैं पाथवे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एंटी नेचुरल जो फैक्टर्स हैं दैट अपोज द क्लॉट फॉर्मेशन, वो जो 3 पाथवेज हैं उनको खोल लीजिएगा, तो जो मैं पाथवे समझा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज कॉज पेन, स्वेलिंग रेयरली। देखें, जो वेनस थ्रोम्बोसिस है, मैंने आपसे भी पहले भी बात की थी कि हमेशा डीप वेन्स में ज़्यादा थ्रोम्बोसिस होता है, डीप वेन्स में। एक बड़ा ट्रिकी एमसीक्यू आया करता है एमआरसीपी में, और एफसीपीएस में नहीं, एफसीपीएस में तो नहीं, प्लैब में भी आया करता है, कि सुपरफिशियल, बल्कि यूएसएमएलई में एक दफ़ा आया था कि अगर सुपरफिशियल फेमरल वेन में क्लॉट है तो आप ये क्या कहेंगे कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है या सुपरफिशियल। तो एक्चुअली सुपरफिशियल फेमरल वेन डीप वेन है, तो डीप सुपरफिशियल फेमरल वेन का अगर थ्रोम्बोसिस है तो उसे हम कहेंगे ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, ये सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस नहीं है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू एम्बोलाइज। एम्बोलाइज क्या है, वो जो थ्रोम्बस जो अपनी ओरिजिनल जगह से टूट के कहीं और जाके स्टक हो गया, लॉज हो गया,
वो एम्बोलस है। इसी तरह फैट एम्बोलिज्म भी इसी तरह होता है। ओबेसिटी में फैट एम्बोलिज्म इस तरह होता है, ठीक है, कि आप एक जगह स्टक रहते हैं। एक बड़ा क्लासिकल सा सिंड्रोम है जिसे कहते हैं इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम। इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम उस वक्त डायग्नोज हुआ कि जब एक बंदा 9-10 घंटे की फ्लाइट पे एक इकोनॉमी क्लास में बैठा हुआ था दो मोटे बंदों के बीच में, और वो स्टक रहा, बहुत देर तक स्टक रहा, वो बहुत देर तक स्टक रहा और सीधा बैठा रहा और फंसा रहा। उसकी वजह से ब्लड स्टेसिस हुआ, और ब्लड स्टेसिस की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हुई, और क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस हुआ, और उस पेशेंट को फिर हाइपरकोगुलेबिलिटी हुई, और थ्रोम्बोसिस की वजह से उसको नुकसान हुआ, ठीक है। सो वो यहाँ पे भी जो वेनस थ्रोम्बोसिस है, ये यहाँ पे जो बात की गई है, मोर लाइकली टू एम्बोलाइज, वो जो क्लॉट है जो जो ब्लड स्टेसिस की वजह से बना, वो क्लॉट अगर पूरी बॉडी में कहीं भी घूम रहा है और वो कहीं भी जाके स्टक हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे ये एम्बोलस था, ठीक है। ये घूम सकता है, ये ब्लड में घूम रहा है। इसी तरह थ्रोम्बस जो होता है वो हमेशा म्यूरल होता है, हमेशा वॉल के साथ अटैच्ड होता है। अगर यही थ्रोम्बस अगर टूट गया और किसी दूसरी जगह जाके स्टक हो गया, बना कहीं और था, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल यूं ले लें कि फैट एम्बोलिज्म होता है। क्या होता है कि अगर आपका फैट एम्बोलिज्म मोस्टली पेल्विक बोन और फेमोरल बोन की वजह से होता है। येलो बोन मैरो होती है बोन में हमेशा। येलो बोन मैरो क्या होती है? येलो बोन मैरो आप में कार्टिलेज बनाती है, और फैट्स बनाती है, और एडिपोसाइट्स में फैट को स्टोर करवाती है। तो क्योंकि वो फैट स्टोर करवाती है, इसलिए हमें ये कहते हैं कि ये येलो बोन मैरो है, ठीक है। ये एक्चुअली बनती मिजनकाइमल स्टेम सेल से बनती है, एंड इट स्टोर्स बोन, फैट एंड कार्टिलेज, ठीक है। सो अगर बोन टूटी, फ्रैक्चर हुआ, तो भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बड़ा खतरा होता है। अक्सर ये कहते हैं कि बोन टूटी है तो अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर पेशेंट ब्रेथलेस हो गया तो उसका मतलब है उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। या फिर पेशेंट की किसी भी वजह से सर्जरी हुई, किसी भी वजह से सर्जरी हुई और बोन सर्जरी हुई, ठीक है, वो बोन सर्जरी, कोई नी रिप्लेसमेंट हुआ, कोई फीमर डैमेज हुई, उसकी वजह से उसकी कोई सर्जरी हुई, कोई पेल्विक प्रॉब्लम हुआ और उसका पेल्विस चेंज किया, ठीक है, तो फिर उसमें ख़तरा होता है कि वो जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। वो जो फैट रिलीज़ हो जाएंगे येलो बोन मैरो से, जो कि बोन में मौजूद हैं, वो जो फैट ड्रॉपलेट रिलीज होगा और वो ब्लड में जाएगा, तो वो कहीं भी जाके स्टक हो जाएगा। और फिर अब देख, इसका ओरिजिनल जगह क्या थी? बोन। अब वो चला कहाँ गया? पल्मोनरी सिस्टम में, और वहां जाके स्टक हो गया। तो अब हम यहाँ कहेंगे ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, क्योंकि यहाँ वो बना नहीं था, कहीं और से आया है, फीमर से आया है, पेल्विस से आया है, पेल्विस डैमेज हुई, उसका येलो बोन मैरो डैमेज हुआ, वो मेडुलरी कॉर्टेक्स से निकला और फिर आप तक वो यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। वो जो मेडुला से निकला था, वो मेडुला से निकल के, बोन मेडुला से निकल के अब आप तक पहुंचा है, ठीक है। तो फिर ये अपनी ओरिजिनल जगह से कहीं और जाके लॉज हुआ है, और वहां जाके वो लॉज होगा तो हम कहेंगे ये अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, एम्बोलाई की वजह से, ठीक है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन वॉल्स। अगर वहाँ पे कोई थ्रोम्बस बन गया और उस थ्रोम्बस ने इन्फ्लेमेशन करवा दी लोकली, तो हम कहेंगे ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। ये थ्रोम्बस मॉर्फोलॉजी को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस। हमने ये सारी बातें, ऑलमोस्ट सारी बातें हमने कर ली हैं, इनको एक दफ़ा आप रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज, वेन, इनकी वजह से क्या होता है, सारा कुछ आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर टुडे।